नमस्कार, मैं हूँ करंटोमिक्स से डॉक्टर अक्षिता। हाँ जी, आज बारी है राजस्थान करंट अफेयर्स की। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी सीरीज़ की, उसमें हमने 9 अगस्त तक के करंट अफेयर्स कर लिए थे। तो आज हम इस हफ्ते के यानी 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर। आज हम मुख्य जिन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे वो ये बिंदु रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम न्यूज़पेपर की कटिंग डालें, क्योंकि कई हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ें, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आज हमने कोशिश की है कि हम जितनी भी न्यूज़पेपर की कटिंग है इस हफ्ते की, उनमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको शामिल करें। देखिए, आपको पर डे आधे घंटे कम से कम और 1 घंटे मैक्सिमम जो है न्यूज़पेपर के लिए देना ही चाहिए। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और राजस्थान के करंट अफेयर्स भी आपको काफ़ी हद तक न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट में फटाफट से न्यूज़पेपर पढ़ लिया बस पन्ने पलटे, या फिर ऐसा नहीं आप 2-2, 3-3 घंटे तक केवल न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। नहीं, कम से कम आधा घंटा और मैक्सिमम 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर आप दे सकते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग शामिल की है, किस तरीके से आपको अप्रोच डेवलप करनी है न्यूज़पेपर पढ़ने की, उनमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको करना ये है कि आपको बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आप अब यानी आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और हमें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जो है भेज सकते हैं करंटोमिक्स चैनल पर। ठीक है, तो आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग यदि हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उससे मैच खाती है तो हम यहाँ पर आपकी न्यूज़पेपर की जो आपकी कटिंग है उसको शामिल करेंगे। तो आप खुद ही अपनी जो है करंट अफेयर्स का बंच जो है रेगुलर बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, आप ज़रूर करिए। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमें पता है कि राजस्थान में सियासी संकट खत्म हो गया है। हालांकि इस विश्वास मत को लेकर अभिषेक जैन सर के द्वारा एक लाइव क्लास ली गई थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है आपके द्वारा मिला है। तो वो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देखिए और बहुत अच्छे से क्लियरली समझिए। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने उस दौरान क्वेश्चन पूछे और उन सभी को जो है वो हल किया अभिषेक जैन सर के द्वारा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। हालांकि थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि राजस्थान में विधानसभा की कितनी है, विधायकों की सीट कितनी है, 200। यस, कुल विधायकों की संख्या कितनी है, 200। तो विश्वास मत के लिए कितनी ज़रूरत है, 101 की। ठीक है, राजस्थान सरकार को विश्वास मत के पक्ष में 123 वोट मिले 14 अगस्त को। वैसे तो सरकार के पास 125 विधायक हैं, लेकिन स्पीकर और अस्पताल में भर्ती मास्टर भंवर लाल के वोट हटाने के बाद 123 बचते हैं। हालांकि सरकार को ज़रूरत थी 101 की, सरकार को मिल गए हैं 123। तो सरकार ने बहुमत यानी विश्वास मत जो है वो शामिल जो है वो विश्वास मत जो है वो हासिल कर लिया है। हालांकि यहाँ पर अगर अविश्वास की बात करें, हुआ ये था, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम अविश्वास मत लाएंगे, लेकिन बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो अविश्वास मत नहीं ला पाई। तो ऐसी स्थिति में जो है विश्वास मत जीत लिया गया, सरकार स्थिर हो गई। इन सारी टेक्निकल डिटेल को जो है हमारी लाइव क्लास में समझाया गया, आप उसको ज़रूर देखिए। तो अगली जो वीडियो है वो है, अगली जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व बायोफ्यूल दिवस को लेकर राजस्थान में इसकी क्या भूमिका है उसको हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि 10 अगस्त को हमें पता है कि क्या मनाया गया, विश्व बायोफ्यूल दिवस मनाया गया। अच्छा, बायोफ्यूल होता क्या है? देखिए, बायोफ्यूल या फिर जैव ईंधन बायोमास से उत्पादित एक दहनशील ईंधन है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, लेकिन वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, क्रूड ऑयल क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो उससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जैव ईंधन जो है पर्यावरण फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसीलिए जो है या बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो है जैव ईंधन को बढ़ाने की बात जो है गवर्नमेंट लगातार कर रही है और जैव ईंधन नीति जो है 2018 में जो है वो लाई भी गई है। ठीक है, तो ये राजस्थान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत के प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट स्पीडवे फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ भी जो है राजस्थान में किया गया है, जोधपुर में। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। और ये भारत का पहला है बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट। ठीक है, ये भी क्लियर है। इसके साथ साथ 6 बायोफ्यूल निर्माताओं एवं 5 रिटेल आउटलेट का पंजीकरण भी किया गया है। 110 रिटेल आउटलेट के रजिस्ट्रेशन भी का भी प्रावधान जो है राजस्थान में हुआ है। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग
20 लाख लीटर बायोफ्यूल का उत्पादन जो है राजस्थान में प्रारंभ हो गया। तो ये राजस्थान की बहुत उपलब्धियां हैं, इसलिए बायोफ्यूल जो दिवस है वो भी इम्पॉर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से। बायोफ्यूल होता क्या हम समझ पाए। तो राज्यों में अगर राजस्थान की बात करते हैं तो बायोफ्यूल के उत्पादन, थोक, खुदरा बिक्री, विक्रय हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार में पंजीकरण करवाना अनिवार्य। कहाँ पर? बायोफ्यूल प्राधिकरण में। बायोफ्यूल के नाम एवं अन्य तेल एवं अवैध डीजल विक्रय किए जाने पर क्या है? पाबंदी है। बायोफ्यूल के नाम पर कुछ भी अवैध डीजल या तेल जो है वो नहीं जो है वो विक्रय कर सकते। अच्छा, बायोडीजल का उपयोग क्या है आपसे पूछ लिया जाता है। तो दो मेन उपयोग है। पहला तो वाहनों के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा औद्योगिक उपयोग होता है, जैसे कि जनरेटर, पंप, बॉयलर आदि में बायोडीजल का अधिक से अधिक उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब बायोफ्यूल के लाभ क्या हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक तो हरित, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त स्वदेशी ईंधन है ये। ठीक है, वैसे भी अब आपको पता है आत्मनिर्भर भारत की, है ना, वोकल फॉर लोकल की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो है बायोफ्यूल का उत्पादन करना, बायोफ्यूल की नीति को अपनाना, बायोफ्यूल दिवस मनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। खनिज तेल की तुलना में ये सस्ता होता है और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है, क्योंकि हम जब क्रूड ऑयल आयात करते, हमें पता है मैक्सिमम क्रूड ऑयल क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो उसमें विदेशी पैसा जो है हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा की भी क्या होती है, बचत होती है। इसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्र के लोगों की आमदनी एवं रोजगार में भी इससे वृद्धि होती है और राज्य के राजस्व में भी इससे वृद्धि होती है। तो अब समझ पाए बायोफ्यूल दिवस राजस्थान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान की उपलब्धियाँ हैं। और ये सारी न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो न्यूज़पेपर में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि आप रेगुलरली अच्छे से इनको जो है वो आजकल तो मोबाइल है, तो मोबाइल में आप इनको स्कैन करके अपने पास रख सकते हैं और रेगुलर जो है बेसिस पर कहीं भी इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, झुंझुनू की मूर्तिकार और अयोध्या की सबसे ऊंची मूर्ति। देखिए, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो है भूमिका अयोध्या के राम मंदिर में दो तरीके से इम्पॉर्टेंट है। पहली है भरतपुर की वंशी पहाड़पुर का पत्थर, जो कि वहाँ पर राम मंदिर को बनाने में लगाया जाएगा। ठीक है, उसकी विशेषता क्या है? एक तो वो जो है बहुत नरम मुलायम पत्थर होता है और उस पर जो कारीगरी करनी बहुत आसान होती है। ठीक है, और जो है हमारी भारत की संसद में भी उसका उपयोग किया गया उस पत्थर का, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ एक और जो देखिए, एक दूसरी जो बात है वो ये है कि अब जो मूर्ति बनेगी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर, जो भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी, उसका निर्माण जो है वो झुंझुनू के एक मूर्तिकार हैं जिनका नाम है मातूराम वर्मा, उनके द्वारा किया जाएगा। ये जो मूर्ति अष्टधातु से बनेगी और 125 फुट ऊंची है। ठीक है, तो झुंझुनू में ये जो मातूराम वर्मा है वो कहाँ के हैं? पिलानी कस्बे के हैं। ठीक है, और इन्होंने नेपाल, मॉरिशस, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका, ब्राज़ील कई जगह काम किया। इसके अलावा इनकी उपलब्धियां जो है वो ये है कि राजस्थान में जो नाथ द्वारा है उसमें 351 फुट की जो शिव प्रतिमा है वो भी इनके द्वारा बनाई गई है और हिमाचल प्रदेश में 151 फुट की हनुमान जी की मूर्ति भी इनके द्वारा बनाई गई है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अच्छा, अयोध्या में जो राम मंदिर बनने वाला है उसमें जो है वो राजस्थान की क्या मुख्य भूमिका है? तो ये दो मुख्य भूमिका हम बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और आरएस इंटरव्यू की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही करंट का टॉपिक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो अगस्त क्रांति सप्ताह को लेकर। देखिए, अगस्त क्रांति सप्ताह क्या है? कई बार हम इसको सोचते हैं कि जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है या कुछ ना कुछ वहाँ से संबंधित है इसका, तो हम कई बार उन चीज़ों में चले जाते हैं, हमें नहीं पता होता। तो हमें क्लियर रखना है यहाँ पर कि राजस्थान में 9 से 15 अगस्त तक जो है अगस्त क्रांति सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, एक सप्ताह का होगा 9 से 15 अगस्त तक। ठीक है, मनाया क्यों जा रहा है? देखिए, हाँ, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जो है विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में अगस्त क्रांति सप्ताह राजस्थान में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो क्यों मनाया जा रहा है ये भी क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर और उपखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम गतिविधियाँ क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो पौधारोपण करना, जिसके अंतर्गत जो है स्वतंत्रता सेनानी स्थलों के आसपास 150 पौधारोपण कर गांधी वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ सफाई कर्मियों को जो है वो सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए हेल्थ विशेषज्ञों के साथ विद्यालय, कॉलेज के विद्यार्थियों को जानकारी देने के साथ ही रेडियो, FM, फेसबुक लाइव के जरिए
आमजन को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा, क्योंकि पहला सुख क्या है, निरोगी काया। तो अगस्त क्रांति सप्ताह क्या है, कब मनाया जाएगा, राजस्थान में क्यों मनाया जा रहा है, इन सबको जो है आप अच्छे से समझ पाए। आगे हम बात करते हैं धरा शक्ति फाउंडेशन की। एक्चुअली धरा शक्ति फाउंडेशन ने एक पायलट पहल की है, स्प्रेडिंग स्माइल्स, जिसके अंतर्गत राजस्थान के युवाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन जो है ये वितरित कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है, कब कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि चयनित समूह को जो जागरूक बनाने के लिए लाइफ स्किल और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रदान करना, जिससे वे बुनियादी सामाजिक मुद्दों को पहचाने और अपने समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने के लिए क्या बने, सशक्त बने। तो इसके अंतर्गत 25 स्मार्टफोन जो है वितरित किए गए हैं बालिकाओं को। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है, जैसे ये सफल हो जाएगा तो और जो है चयन करके और लोगों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। तो इस स्मार्टफोन के ज़रिए कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाए, जागरूक बनाया जाए सामाजिक मुद्दों को लेकर, और कोविड-19 में तो इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। इसके द्वारा किया गया धरा शक्ति फाउंडेशन के द्वारा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्प्रेडिंग स्माइल क्या है ना। क्वेश्चन सिंपल है, स्प्रेडिंग स्माइल है क्या। तो ये भी आपकी न्यूज़पेपर में आई हुई चीज़ है। तो ये जितनी भी न्यूज़पेपर में किस तरीके से हमें एक एक चीज़ को अच्छे से कैप्चर करना है, वो आप यहाँ पर आज समझ पाएंगे। अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन चर्चा में क्यों है, ये भी अखबार की आपकी न्यूज़ है। तो कई बार हमें लगता है कि जल जीवन मिशन क्यों पूछ लिया। एक्चुअली करंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि राजस्थान के सीएम के द्वारा ये कहा गया है कि जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्यों का हिस्सा जो है वो 50-50 अनुपात से बढ़ाकर कितना कर दिया जाना चाहिए, 90-10 का अनुपात। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो ये 100% जो है वो केंद्रीय सहायता ही इसके लिए प्राप्त होनी चाहिए। तो इसलिए ये चर्चा में है, क्योंकि इसके लिए जो है एक पत्र जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन की घोषणा जो है वो अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि 2024 तक, यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है 2022 को लेकर 2024 को लेकर, तो इसमें जो है आंकड़ा क्या है 2024, 2022 नहीं है, आप इसमें श्योर हो जाइए। तो 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति, यानी हर घर जल सुनिश्चित करना, यानी पाइप के द्वारा जो है हर घर में जल प्रोवाइड कराना, पेयजल, सुरक्षित पेयजल जो है वो देना, इसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिकता रखी गई है। ठीक है, ये चर्चा में है क्योंकि हमारे प्रदेश के यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को एक पत्र लिखा गया, जिसमें ये आग्रह किया गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में 100% और अन्य क्षेत्रों में 90-10 के अनुपात में जो है केंद्रीय हिस्सेदारी उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में होता क्या है कि वर्तमान में जो हिस्सेदारी है केंद्र और राज्य की वो 50-50 है, जिसको परिवर्तित करके ये बात कही गई है। एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सहायता से जो स्वीकृत 60 बृहद पेयजल परियोजनाओं की जो कुल लागत है, तो केंद्रीय क्लियर है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान में कितनी स्वीकृत परियोजना है, 60 बृहद पेयजल परियोजना। ठीक है, इसकी कुल लागत क्या है, 20,529 करोड़ रुपये। ठीक है, थी, और इसमें केंद्र का हिस्सा राशि कितनी थी, 10,548 करोड़, और राज्य की हिस्सेदारी थी 9,981 करोड़ रुपए। तो अभी सरकार ये कह रही है कि चूँकि कोविड-19 की वजह से राजस्व की संकट खत्म हो गया है, इसलिए केंद्र सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बजट उपलब्ध कराए किसको, राज्य सरकार। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो न्यूज़पेपर में आती हैं, तो आप इनको जो है अपनी डेली रेगुलर जो दिनचर्या उसमें शामिल कीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राजस्थान में आपको पता है कि जयपुर में जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुई, हैवी जो है रेनफॉल हुआ है, बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जयपुर में चलाया गया, जो कि 1981 के बाद का सबसे बड़ा है। 1981 में इसी तरीके से बहुत तेज़ जो है बारिश आई, जयपुर में बाढ़ की हालात बन गई, बाढ़ आई। ऐसी स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा जो है वो जयपुर का दौरा किया गया और राहत पैकेज जो है वो भी दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब उन्हें जो इतनी बारिश आई है, तो आपदा प्रबंधन की 9 टीमों ने 25,000 मिट्टी के कट्टे जो हैं इसके अंदर विभिन्न स्थानों पर डाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने भी भागीदारी जो है पूरी
की थी। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपको सिचुएशनल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आप किसी ज़िले में एसडीएम हैं और वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, तो आप सबसे पहले किसकी सहायता लेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। तो आपको बताना है कि हम आपदा प्रबंधन की सहायता लेंगे, इस तरीके से काम होगा। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके सिचुएशनल क्वेश्चन को भी या सिचुएशनल समझ को भी जो है डेवलप करते हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ भी आपको जो है अपनी रेगुलर जो है वो दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। जयपुर में इतनी बारिश क्यों हुई, क्योंकि ऐसा मौसम विभाग ये कह रहा है कि मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो सामान्य स्थिति में है और बीकानेर और जयपुर से होकर गुजर रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से, यानी आप देखेंगे यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में क्या बना है, लो प्रेशर बना है। इसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो इसके ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है, जिससे कि मानसून क्या हो गया, एक्टिव हो गया और यहाँ पर जो है जयपुर में बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश हुई है, ठीक है। तो क्यों हुई जयपुर में इतनी बारिश, आप समझ पाए, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिला जो है वो पुनः जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो है वो चयनित हुआ है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो ये, यदि 1 लाख से कम की आबादी है और 5 लाख से कम की आबादी है, तो 1 लाख से कम की आबादी में डूंगरपुर का चयन हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत, और 5 लाख से कम की आबादी के लिए जोधपुर का जो है वो सिलेक्शन हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार जो है हम डूंगरपुर पर ही अटक जाते हैं, लेकिन इसको हमें क्लियर रखना है कि डूंगरपुर 1 लाख से कम की आबादी और 5 लाख से कम की आबादी जोधपुर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो 2020, जिसके अंतर्गत 5 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में जोधपुर और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर का चयन जो है वो किया गया है ना, ठीक है। हालांकि कितने नंबर मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, उसका भी खुलासा यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इन दोनों शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने अंक मिले, इसका खुलासा अवार्ड फंक्शन होगा। अवार्ड फंक्शन कब है, 20 को, ठीक है। तो अवार्ड फंक्शन वेबकास्ट के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। और जोधपुर डूंगरपुर शहर इस फंक्शन में NIC स्टूडियो जयपुर में अटेंड करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019-20 की बात करें तो 6000 अंकों का ये हुआ था और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई थी। देखिए, सर्विस लेवल प्रोग्रेस क्या है, सिटीजन फीडबैक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सर्टिफिकेशन इत्यादि को, जिसमें 1500 अंक जो है वो बराबर जो है प्राप्त हुए थे। तो इसमें क्या क्या के बाद किसका चयन किया, क्या क्या रहा, इन सबों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगली और अंतिम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है 12 ज़िले की रामगढ़ से रिलेटेड। हाँ जी, 12 ज़िले का जो रामगढ़ है वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो उल्का पिंड की जो वहाँ पर जो उल्का पिंड है वो 3 किलोमीटर का नहीं है, बल्कि उसका दायरा 10 किलोमीटर का है। यानी अब हमारे पूरे देश में सेकंड नंबर पर 12 का रामगढ़ उल्का पिंड की जो जगह है वो आ गई है। यानी पहले महाराष्ट्र का लोनार झील, ठीक है, उसके बाद रामगढ़ की ये जो है वो उल्का पिंड वाला स्थान, ठीक है। तो अब चूँकि पहले ये 3 किलोमीटर का बताया जा रहा था, लेकिन अब जर्मन के जो मतलब भूवैज्ञानिक है, उन्होंने ये कहा है कि इसका दायरा 10 किलोमीटर तक हो सकता है और इसको अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी पब्लिश किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है, इसका भूभौगोलिक जो महत्व है वो भी 12 का बढ़ेगा। तो राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो किले, महल और रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में अब विशालकाय उल्का पिंड भी मौजूद है, जो एक नए तरीके के टूरिज्म की कड़ी साबित हो सकता है। 20 साल पहले जयपुर के भूवैज्ञानिक ने 12 जिले के रामगढ़ में जो 3 किलोमीटर व्यास बताया था, अब जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो 10 किलोमीटर व्यास क्षेत्र का उल्कापिंड हो सकता है, ठीक है। जानकारी में कहा गया कि ये देश का दूसरा और प्रदेश का पहला विशालकाय उल्कापिंड संरचना है। इससे पहले महाराष्ट्र स्थित लोनार झील को देश की सबसे बड़ी संरचना होने का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो समझ पाइए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इस बार हमने आपकी सारी न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कवर की हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।